हेलो स्टूडेंट्स मैं प्रवीण कुमार। बिहार स्पेशल का आपका क्लास ये 19वां क्लास है और आज के क्लास में मैं जो टॉपिक रखा हूँ, आज का जो क्लास का आपका टॉपिक है 1857 की क्रांति और बिहार। तो स्टूडेंट्स आप लोग जुड़ जाएं, इस टॉपिक को हम लोग देखें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ बातें हैं समझने वाली, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको कैसे याद रखना है, क्या करना है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह और 1857 का सिपाही विद्रोह, जिस रूप में आप कहें। तो बिहार के संदर्भ में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, बिहार के संदर्भ में क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह है या 1857 की जो क्रांति है वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये सब आप लोगों को मालूम है। और आपका जो क्लास चल रहा है वो हिस्ट्री में मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट ऐसे करके सेपरेट क्लास भी है। और हम लोग का जो ये क्लास हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो बिहार स्पेशल के संदर्भ में भी हम लोग 1857 के विद्रोह को देखेंगे। तो जहाँ पर आप 1857 का, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में या जहाँ भी पढ़ाया जा रहा होगा, सर लोगों ने पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे 1857 का विद्रोह, तो एक इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं भारतीय इतिहास का वो तो आपको करना ही है और वहाँ पढ़ेंगे ही, उस पर भी थोड़ी सी बात मैं करूँगा। और बिहार के संदर्भ में इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग जुड़ जाइए तो फिर थोड़ा हम इसको शुरू करें। सैजा शेख हैं, नंदिनी कुमारी, गौरव कुमार सिंह, प्रियंका पांडे, तबशुम आरा और भारती सिंह, यही आप 5-6 लोग दिख रहे हैं। सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम। सब ने गुड इवनिंग कहा है और कोई कुछ कमेंट तो है नहीं, चलिए सबका बहुत बहुत स्वागत। तो देखो बाबू 1857 के सिपाही विद्रोह जो है, 1857 का जो विद्रोह है, जैसा कि हमने कहा कि ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना या भारतीय इतिहास यहाँ से एक नया चरण अख्तियार करता है, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज तो हम लोग तो इस क्लास में बिहार के संदर्भ में इससे रिलेटेड जो बातें हैं उसी को करेंगे, फिर भी थोड़ा सा आधारभूत बातें मैं बता रहा हूँ। देखो बाबू, जब आप भारत के इतिहास को आप देखते हो तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। चूँकि पहले हम लोग भारत के इतिहास को रखते थे कि भाई हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, लेकिन एक सेकुलर नेचर से ये हम लोग का क्लासिफिकेशन अच्छा लगा नहीं और फिर जेम्स मिल ने ऐसे बांटा था, ठीक है। जेम्स मिल वो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल करके इतिहास को वर्गीकृत किया था, हमने खंड को वर्गीकृत किया था भारतीय इतिहास का। हमने किया भाई प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में कुछ जो बातें हम करते हैं वहाँ कहाँ से करते हैं, यूरोपियनों के आगमन से। जबकि मध्यकाल में कुछ ऐसी बातें पढ़ते हैं वो मध्यकाल का होता है, जबकि वो यूरोपियन के आगमन के बहुत बाद का चीज़ होता है, यानी पूरा। तो वो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ओवरलैप करता है एक दूसरे सेक्शन में और उससे कोई बहुत अंतर हमारा पड़ता नहीं है। देखिए ब्रिटिश काल का जो बात है, अंग्रेज़ों के आने के बाद या अंग्रेज़ जब यहाँ प्रभाव में आते हैं तो उसके बाद भारत के में जो भी कुछ घटना होता है तो उसमें 1857 का विद्रोह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये सब समझ रहे हो। अगर हम कहें कि भारत में अंग्रेज़ों की भूमिका को, शायद ऐसा हमने कभी और भी एक दिन आपसे चर्चा किया है, फिर भी आज उसको हम रिपीट कर देते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों की भूमिका को 3 चरणों में हम लोग देख सकते हैं। रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 फेजेस। तो भारत में अंग्रेज़ों की भूमिका, अंग्रेज़ों की रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया को 3 फेज़ का जो हमने बात कहा, तो उसमें एक फेज 1857 के बाद से
अलग होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर कि भारत में अंग्रेज़ों की भूमिका हमने कहा, तो भारत में अंग्रेज़ों की भूमिका, उनकी रोल जो है, तो एक अगर हम लोग कहें, ऐसा कुछ मतलब कि ये नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको कहें कि 1608, ठीक है, या मोटा मोटी आप 1600 से ले लो, 1608 अंग्रेज़ों के यहाँ आगमन से ले करके 1608 अंग्रेज़ों के आगमन से ले करके या कंपनी के शुरू होने से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरू होने से ले करके मान लो 1600 ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1600, तो 1600 से एक हम फेज हमारे 1757 तक, यानी पलासी के युद्ध के पहले तक का फेज, एक फेज अगर हम कहें कि 1757 से 1857 तक का फेज, यानी सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति होने तक का फेज, और एक फेज अगर हम कहें 1857 से, यानी सिपाही विद्रोह के उपरांत 1858 से भी ले सकते हैं, 1947 तक का फेज, ठीक है। तो ये 3 फेज में अंग्रेज़ों की भूमिका को हम लोग देख सकते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये सब जगह आप पढ़े हैं और सर लोगों ने भी पढ़ाया होगा, कुछ बातें हम लोग भी किए थे। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और वो कंपनी व्यापार के लिए भारत में आती है, खास करके मैंने पूरब के देशों में, विशेषकर भारत के साथ। तो 1608 में ऐसे कहा जाता है, कहीं कहीं 1609 में भी लिखा जाएगा कि 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डेलीगेट इन लीडरशिप ऑफ कैप्टन हॉकिंस केम इन कोर्ट ऑफ जहांगीर के दरबार में आता है, यानी वहाँ से परमिशन मांगने के लिए कि साहब हम लोग को भी व्यापार करने की अनुमति दीजिए, इस तरह की बातें। तो यहाँ से लेके 1608 से अगर हम बात करें तो 1608 से 1757 तक, यानी लगभग कितना हो गया, लगभग 1600 से 1757, 1608 से करिए तो लगभग एकदम एग्जैक्ट 150 वर्ष तक ये यहाँ पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, अपने व्यापार के प्रसार में, व्यापार का प्रसार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में ये लगे हुए हैं। किसके साथ प्रतिस्पर्धा? अन्य यूरोपियन कंपनियों के साथ, ठीक है, और भारतीय व्यापारियों के साथ भी, या भारत का जो प्रोडक्ट है उसको भी रिप्लेस करके अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर करें, यानी ट्रेड कंपटीशन, ठीक है, और एक्सपेंशन ऑफ ओन ट्रेड। इस स्थिति में वो लगे हुए हैं कि भाई अपना ट्रेड एक्सपेंड करें, दूसरे से कंपटीशन में आगे लग रहे हैं, और उसमें वो सफल रहते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी मेन उनका अंतिम में कंपटीटर रह जाता है, लेकिन उससे भी वो आगे निकल जाते हैं। और उसमें उनको हम लोग बात किए थे कि उसमें सबसे बड़ा चीज़ वहाँ क्या मिल गया था कि पहले बंगाल के नवाब से और बाद में मुग़ल बादशाह फारुखसियार से उन्हें करमुक्त व्यापार की एक फरमान, एक अनुमति मिल जाती है बंगाल क्षेत्र में, जो उनको बहुत बड़ा पावर दे देता है, बहुत बड़ा मतलब सपोर्टिव है कि मतलब चीज़ उनके लिए हो जाता है, और उनका व्यापार यहाँ पर बड़ा आसानी से होने लगा, बड़ा मुनाफा वाला व्यापार होने लगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड उनका होने लगा, और कंपटीशन में वो आगे बढ़ गए। और जब वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं, ज़्यादा उनको मुनाफा हो रहा है, ठीक है, और तब एक बात क्या है कि उनको तो व्यापारिक अनुमति 1717 से मिली, और धीरे धीरे उनको अपना व्यापारिक अनुमति कहने का मतलब फ्री टैक्स वाली बात कर रहे हैं, अनुमति तो उनको पहले ही मिल गई, ठीक है, अनुमति तो टॉमस रो आया तभी उनको मिल गया, तो लेकिन जो फ्री टैक्स वाली बात हो गई, फ्री व्यापार का जो बंगाल क्षेत्र में हो गया, तो वो काफ़ी मजबूत होते गए। और जब मजबूत होते गए, अब दूसरी ओर हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी अगर हम कहें कि 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी यानी 1700 के बाद, ठीक है, तो 18वीं सदी के भारत का मुख्य 2 बात हमें ज़्यादा दिखता है। एक क्या दिखता है, 2 तत्व तो मुख्य हो गया, क्या, तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मुनाफा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, और मुगल बादशाह, मुगल गद्दी, जो भी उसके सक्सेसर आ रहे हैं आफ्टर औरंगजेब 1707 के बाद, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब 2 कारण हो सकता है,
कारण क्या? एक तो कारण कि भाई आप उतने योग्य नहीं रह गए जितने उसके पहले के मुगल बादशाह थे, ठीक है। आप यूरोपियन कंपनियों का क्या प्रभाव होगा, कैसे उनको कंट्रोल करना है, या आपके हक की क्या बात है इकोनॉमी में, आप किसी न किसी तरह से आप कमज़ोर हो रहे हैं। तो 18वीं सदी के भारत का दो चीज़ ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरोत्तर मजबूत होते जा रही है आर्थिक दृष्टिकोण से, और भाई ये जो आपके मुगल गद्दी जो है उसकी शासन पर पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि भाई हम पॉलिटिकल पावर के रूप में भी क्यों ना आ जाए, और ऐसा वो 1757 के प्लासी युद्ध से शुरू कर देता है। उसके पहले भी अपनी रणनीति बनाता है और मुख्य रूप से वो करता है। और फिर वहाँ पर जो 1757 का जो प्लासी युद्ध की उनकी विजय होती है, फिर 1765 का जो इलाहाबाद की संधि से, यानी बक्सर युद्ध 1764 और 1765 की इलाहाबाद संधि, उससे उनका तो स्थिति, शासकीय स्थिति बहुत मजबूत हो जाता है। अब यही हम कह रहे हैं कि 1600 से 1757 तक वो व्यापार का प्रसार करें, और 1757 से यानी आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी से 1857 के विद्रोह के पहले तक इनकी गतिविधि क्या है? व्यापार प्लस राजनीति यानी पॉलिटिकल पावर के रूप में, ये दोनों चीज इनका, दोनों पर ये फोकस करने लगे। अब इनका पॉलिटिकल पावर के रूप में होने के लिए भी कोशिश करने लगे। अब 1857 यानी पॉलिटिकल एक्सटेंशन, यानी अपना राज्य क्षेत्र भी ये बढ़ाने लगे, व्यापार भी बढ़ाने लगे, और पॉलिटिकल अपना जो टेरिटोरी है वो भी बढ़ाने लगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ और उसके बाद जो 1858 का एक्ट आया, तो उसके बाद ये क्या किए? उसके बाद इनकी रणनीति रही, इन्होंने 1858 के एक्ट से जो घोषणा किया कि भाई भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है, ठीक है। अब और भारत का जो शासन होगा डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों होगा। तो इस यहाँ से ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम अब डायरेक्ट अपना ब्रिटिश रूल्ड एरिया नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इनका फोकस क्या हुआ? व्यापार प्लस अपना जो ब्रिटिश रूल्ड एरिया है उसकी सुरक्षा। 1800 तो 1857 के विद्रोह के बाद इनका उद्देश्य हो गया, व्यापार तो खैर हमेशा रहा, व्यापार प्लस अपने उपनिवेश की रक्षा। यहाँ आप कह सकते हैं उपनिवेश का विस्तार, राजनीति के रूप में जो लिखे उपनिवेश का विस्तार, यहाँ उपनिवेश की रक्षा, यानी अब एक्सटेंशन नहीं करना है, अब एक्सटेंड नहीं करना है, इस तरह का घोषणा। और उसके बाद इनकी ये स्थिति होती। तो भाई जब ये रक्षा, उपनिवेश की रक्षा के हिसाब से आते हैं, रक्षा के क्यों? क्योंकि भाई अब यहीं से हमारा एक तरह से डायरेक्ट फ्रीडम मूवमेंट एक तरह से शुरू होता है। तो 1857 का सिपाही विद्रोह जो बोला जाता है, 1857 की क्रांति जो है वो भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा पड़ाव है। यहाँ से दिशा काफ़ी बदल जाती है। तो अंग्रेज़ों का भी यहाँ गवर्न करने का तरीका बदलता है, कम से कम ऑन पेपर तो बदल जाता है भाई। 1858 के एक्ट से ये तो घोषणा हो ही जाता है ना कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, यानी कंपनी कंपनी जो है अब भले व्यापार अपना करे, अब शासन डायरेक्ट, भले उसके बिहाफ कंपनी की ही सारा मैकेनिज्म था, लेकिन ये घोषणा हो जाता है। तो 1857 का विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह रहा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो जनरल चैप्टर में आप पढ़िएगा, हम तो आज बिहार पे ही फोकस करेंगे, और थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट हम देख लें। सर मेरा टेस्ट में डेट गलत हो जा रहा है, क्या करें? पूनम कुमारी का क्लास कब शुरू हुआ है सर? बस तुरंत क्लास शुरू हुआ है, क्लास में भी कुछ हुआ नहीं सर। प्लीज़ चेंज द पेन कलर। अच्छा लाल है, अच्छा पेन चेंज कर। निधि दिख रहा है, अच्छा चलिए ठीक है, रुपेश का है। और किन्हीं का कुछ? चलिए शशि रंजन जी का प्रणाम। चलिए बहुत बहुत
स्वागत। कब हिस्ट्री फाइनल होगी? हुसैन जी पूछ रहे हैं हिस्ट्री कब फाइनल होगी। अब हिस्ट्री, बिहार के हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न आएंगे और हिस्ट्री जल्दी ही फाइनल होगा। उसके बाद ज्योग्राफी पे हम लोग आएंगे, ठीक है। अगर जल्दी में है तो कुछ जल्दी भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप मेन हिस्ट्री में पढ़े हैं तो बिहार के चीज़ को हम टच करके जल्दी जल्दी निकल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई आप ज़्यादा ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा क्लास का, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, कब क्या होगा? नहीं, 2 दिन बीच में हम नहीं थे, और ऐसे भी हम जानबूझ करके दिए कि भाई पीछे वाला चीज़ थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कीजिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक देने का सोचे। हम तो लगातार क्लास ले ही रहे थे, तो थोड़ा हम सोचे कि भाई जो पढ़ लिए हैं उसको भी रिवीजन कीजिए, जल्दी जल्दी चैप्टर आपका बढ़ते जाएगा। आप पर थोड़ा सा कभी लोगों ने कहा भी था कि एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। तो पहले वाला चीज़ आप थोड़ा रिवाइज कीजिए और फिर हम इसमें देखते हैं। सर जी ज्योग्राफी में बिहार के बड़ी पूरा पढ़ा दीजिएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अधूरा पढ़ाएंगे? विवेक, आप बहुत तनाव में दिख रहे हो, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है सर। अच्छा, नोटिफिकेशन का मतलब कौन क्लास कब होगा ये नहीं आ रहा है, मैं बोल दूंगा उन लोग को जो मतलब ये सब करते हैं लोग टेक्निकल काम। नोटिफिकेशन नहीं आता है। अच्छा, हम एकदम बात कर लेते हैं आर्यन राज का, फैज अहमद का। सर चेंज द पेन कलर। अच्छा, कलर चेंज कर लें, ठीक है। कलर कौन सा ले लें बाबू? हमको तो यही ठीक लगता है कि भाई ये, अच्छा ये ले लेते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि 1857 के, ये तो ऐसे हमने बताया कि भाई ब्रिटिश अंग्रेज़ों की भूमिका, भारत में अंग्रेज़ों की भूमिका को 3 चरणों में देखा जा सकता है। ऐसे भी आप भी समझिएगा तो ये बात तो है ही ना, कि अंग्रेज़ जब यहाँ आए और तब से लेके प्लासी के युद्ध तक, ठीक है, उस समय तक, प्लासी के युद्ध के पहले तक उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई हमारा कहीं शेल्टर बने, हमारी फैक्ट्री, हमारी गोडाउन स्थापित हो, हमें व्यापार करने की अनुमति मिले, और जो दूसरे यूरोपियन हैं उनसे हमारा व्यापार ज़्यादा हो, व्यापार में मुनाफा हो, यही उद्देश्य था ना। लेकिन फिर वो क्या देखते हैं कि अरे यहाँ तो अपनी कॉलोनी भी बनाई जा सकती है, यहाँ तो यहाँ के शासन में भी आया जा सकता है। ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था उनको। क्यों दिख रहा था? क्योंकि यहाँ का सेंट्रल पावर कमज़ोर हो रहा था, मुग़ल गद्दी कमज़ोर हो रही थी, तो फिर उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। और ये पावर अगर मेरे हाथ में आ जाएगा, उन लोगों ने सोचा कि पावर अगर हाथ में आ जाएगा तो जो परमिशन लेना पड़ता है वो परमिशन लेने की तो बात नहीं ना होगी, अपना नियम रहेगा। और फिर उन्होंने ऐसा इंटरफेयर किया, और वो इंटरफेरेंस मुख्य रूप से उनको उनका ये कहाँ था, हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता। तो फिर वो मुख्य रूप से वहाँ से अपना करना शुरू करते हैं, और वो प्लासी के युद्ध के रूप में आप देखते हो। फिर अब प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 के विद्रोह तक उनका क्या है? व्यापार भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनका अपना ब्रिटिश रूल्ड एरिया भी बढ़ रहा है। अब 1857 का विद्रोह हो गया, तो इस विद्रोह को जब आप ब्रिटिश या यूरोपियन जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि एक सिपाही विद्रोह मात्र था, ये कोई नेशनल मूवमेंट नहीं था, ये आम लोगों का आक्रोश नहीं था, कुछ डिससेटिस्फैक्शन का वो रिजल्ट था, या जो सोल्जर जो थे ब्रिटिश आर्मी में, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो कुछ बात पर नाराज़ थे तो उन्होंने ऐसा विद्रोह किया। बड़ा सामान्य रूप से वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं भाई व्यवस्था के खिलाफ आम लोगों का भी आक्रोश था। ठीक है, आम लोगों की डायरेक्ट आप इन्वॉल्वमेंट नहीं कहिएगा, लेकिन सपोर्ट तो था। तो इसको बहुत तरीके से, बहुत नज़र से देखा जाता है। तो 1857 के विद्रोह के बाद आखिर अगर ये बहुत प्रभावकारी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, तो आखिर 1858 के एक्ट से ब्रिटिश सरकार को ये घोषणा क्यों करनी पड़ती है कि साहब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है। मैं यहाँ शॉर्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारे बात जो भी सर पढ़ाएंगे तो या पढ़ा दिए होंगे तो वो सब चीज़ आपको बताए होंगे, या फिर अगर नहीं हुआ होगा तो वो लोग कराएंगे ही। मैं यहाँ शॉर्ट, क्योंकि हमको यहाँ बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स को बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अगर वो बहुत कुछ नहीं था इसके पीछे, तो फिर ब्रिटिश सरकार हिल क्यों गई थी? ब्रिटिश सरकार को ऐसा फैसला क्यों लेना? ब्रिटिश सरकार इस कंक्लूजन पर आई कि हमारी जो कंपनी वहाँ शासन कर रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन करने के तरीका के खिलाफ तो आक्रोश है, और ये आक्रोश
जो सैन्य विद्रोह के रूप में दिख रहा है, ये और नीचे तक के, और मतलब कि एक मास में जनरल पब्लिक का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अगर इस तरह का फिर अगर रिपीटेशन ऑफ सच अगर रिवॉल्यूशन होता है, तो ये ब्रिटिश सत्ता को फिर बनाए रखना, वहाँ पर ब्रिटिश शासन को बनाए रखना वहाँ मतलब कि संभव नहीं होगा। इसलिए तो फिर उन लोगों ने क्या किया, चलो भाई हृदय जीत लेते हैं, लोगों को फिर हृदय जीतते हैं कि भाई हमारी कंपनी गलती की है। मतलब आप समझो कि ब्रिटिश क्राउन इस तरह से आपके साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। और चूंकि भारतीय मानसिकता भी होती है, हमें फिर लगता है तो हम फिर एक नहीं अच्छे दिन के ख्याल में हम लोग फिर अस्वस्थ हो जाते हैं कि नहीं भाई अब तो ठीक होगा। ठीक है, तो 1858 के एक्ट ला करके जो एक आक्रोश अभी तो उसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज तो कर दिया गया, लेकिन ये स्वतंत्रता ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की एक पड़ाव तो शुरू हो गई, और सही मायने में हमारा स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ से शुरू होता दिखता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसके पहले की जो घटनाएं हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के सपोर्टिव फैक्टर्स नहीं रहे हैं, वो भी रहे हैं, लेकिन यहाँ से स्पष्ट रूप से हमारा दिखता है। अब चूंकि यहाँ बहुत सी बातें हैं, अगर आप सामान्य रूप से, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, सामान्य रूप से आप 19वीं सदी के भारत में आ जाइए। ठीक है, 19वीं सदी का भारत, जैसे हमने कहा कि 18वीं सदी का भारत, तो 18वीं सदी का भारत यानी 1700 से 1799। तो 18वीं सदी के भारत में भाई क्या दिख रहा है, मुख्य रूप से दो ही चीज़ दिख रहा है ना 18वीं सदी के भारत में। 18वीं सदी के भारत में मुख्य रूप से दो ही चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि भाई अंग्रेज मुनाफे में अंग्रेजी व्यवस्था यहाँ मजबूत हो रही है, और दूसरा क्या दिख रहा है 18वीं सदी में कि जो मुग़ल जो सेंट्रल पावर के रूप में एक भारतीय इतिहास में उस समय का था, वो मुग़ल पावर कमज़ोर होता जा रहा है। ये दो चीज़ दिख रहा है। 19वीं सदी के भारत में आ जाइए, 19वीं सदी का भारत यानी 1800 से 1899। ठीक है, तो 19वीं सदी के भारत में आइए तो आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि 18वीं सदी के भारत में एक चीज़ और है कि 18वीं सदी के अंतिम चरण में वेस्टर्न एजुकेशन से हम जुड़े, चाहे जिस रूप में हो, अपना रोजगार लेने के लिए। और अंग्रेज़ों ने वेस्टर्न एजुकेशन इसलिए दिया कि भाई उनको एक सस्ता ऑफिशियल स्टाफ्स मिले, लेकिन उससे जो हम जुड़े 18वीं सदी के अंतिम चरण में, 18वीं सदी के अंतिम चरण में जब हम वेस्टर्न एजुकेशन से जुड़े, इंग्लिश एजुकेशन से जुड़े, तो यूरोप में हुए परिवर्तनों से एक वर्ग जो हमारा एजुकेटेड वर्ग हुआ वो बहुत परिचित हो गया, और वहाँ जो खूबियाँ, जो मतलब कि एक सिविल राइट्स का बात होता है, डेमोक्रेसी का कुछ लेवल का बात होता है, तो वो सबसे हम वाकिफ़ हुए। और 19वीं सदी के आरंभिक चरण में जो हमारे बुद्धिजीवी हुए, उन लोग ये चिंतित हो गए कि साहब हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, और आज के दौर में मॉडर्न वर्ल्ड में हमें उन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों से उबरना चाहिए, तभी हम आगे कुछ जैसा वेस्टर्न में जैसा हो रहा है, पश्चिमी जगत में जैसा हो रहा है, तो हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं साइंस टेक्नोलॉजी का चीज़। तो हमें अपने सामाजिक और धार्मिक बुराइयों से उबरना चाहिए, और इस उद्देश्य से 19वीं सदी के आरंभिक चरण में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रातः स्मरणीय नाम है वो राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय का प्रयास जो समाज में जो बुराइयाँ, जो कुरीतियाँ आई थी उस पर लड़ने का, जिसमें एक सबसे बड़ी कुरीति जो हमारा है, जो बड़ा अमानवीय जो प्रथा थी, भले ये बहुत कॉमन स्प्रेड नहीं था वो प्रथा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो था, और दैट वाज सती सिस्टम। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, और ये एक सुधार का चरण चलता है। मोटा मोटी ये सुधार का चरण 19वीं सदी के मध्य तक आते आते 1850 तक आते आते बहुत सारे बातें जो थी, बहुत उसमें हमारे सुधारवादी आंदोलन बड़ा प्रभावकारी रूप से सफल दिखता है, और हमें एक अवेयरनेस आती है वैसे बुराइयों के खिलाफ, जबकि अवेयरनेस प्रोग्राम आगे तक चलता है, आगे तक सुधारवादी आंदोलन चलता है।
अब 19वीं सदी तक हम वेस्टर्न एजुकेशन से कुछ परिचित हो चुके हैं, अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पर मजबूती से स्थापित है, उनकी व्यवस्था के हम भाग बन चुके हैं, यानी उनके शासन व्यवस्था के हम भाग बन चुके हैं। चाहे हाई ऑफिशियल्स न हो, लेकिन ऑफिस स्टाफ्स हो या ब्रिटिश आर्मी का में जो सोल्जर्स हों वो इंडियन थे, ज़्यादातर इंडियन थे। अब ये जो इंडियन सोल्जर्स थे, यानी हम उसके व्यवस्था को हम ही चला रहे थे, एक बड़ा पार्ट तो हम बन चुके थे उसके व्यवस्था का। ठीक है, अब हमें क्या कमी है जो हमें, अब राइट को भी हम समझने लगे थे। अब यहीं पर 1857 का सिपाही विद्रोह होता है। ठीक है, वो सिपाही विद्रोह जो था वो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था, उनके साथ भेदभाव था, और उस भेदभाव के प्रतिफल में अगर ये मान लो यही मानते हैं, तो भेदभाव के प्रतिफल में अगर यहाँ पर ये विद्रोह होता है तो भाई ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है कि इंडियन जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ जो आवाज़ उठाए, उसमें इंडियन सोल्जर्स में किसी तरह का, भारतीय सैनिकों में किसी तरह का भेदभाव नहीं था। वो चाहे वो रिलीजन का, कास्ट का, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। तो ये एक यूनिटी यहाँ से दिखती है। अब इसका तत्कालिक कारण, तो तत्कालिक कारण जो चरबी वाला कारतूस का बात बोला जाता है, जो एनफील्ड राइफल में जो बुलेट, ये सब लोग आप लोग जानते हो, ये हो। लेकिन आक्रोश तो पहले से था। अब आक्रोश में बहुत सा कारण में आप जाइएगा तो बहुत अलग अलग तरीके से कारण दिया जाता है। सामान्य रूप से मैं एक छोटा सा बात जो बता रहा हूँ कि ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, ऐसे भी भाई सोल्जर्स कहाँ से रहते हैं, भाई बहुत हाई इनकम ग्रुप वाला तो कोई आर्मी में सोल्जर्स होता नहीं है, एक्सेप्शनल, तो वो सामान्य रूप से। और ज़्यादातर कहाँ से रहेंगे भाई, गांव से, क्योंकि भाई भारत कृषि प्रधान देश, और यहाँ की अधिकांश आबादी कहाँ रहती थी भाई, गांव में। नगरीकरण का स्तर बहुत कम था। तो जो भी सोल्जर्स थे वो किसी न किसी गांव से बिलोंग करते थे, और गांव की स्थिति भी अंग्रेजी शासन में खराब हो गई थी, चाहे वो हाई टैक्सेशन हो या और सारी बातें हो। तो ये एक अंदर में तो था ना कि जिस व्यवस्था के लिए हम राइफल उठा के ड्यूटी कर रहे हैं, जिस व्यवस्था, उसी के कारण हमारे गांव की आर्थिक स्थिति या गांव की स्थिति जो है हमारी खराब है। तो ये भी आक्रोश था। फिर तत्कालिक कारण के रूप में आप जानते हो, तो ये 1857 का जो सिपाही विद्रोह रहा, अगर इसको आप देखिएगा तो सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना ये सही नहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से ही, इनडायरेक्ट रूप से ही पूरे जनमानस का इससे कहीं ना कहीं जुड़ाव था। ठीक है, आम लोगों का भी जुड़ाव था। लेकिन खास करके हम नहीं कह सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई खेतीहर तो डायरेक्ट, यहाँ कृषक तो डायरेक्ट इसमें थे नहीं, श्रमिक तो डायरेक्ट थे नहीं, लेकिन मोरल सपोर्ट इस विद्रोह के साथ सबों का था। अगर ऐसा नहीं रहता तो जो भी विद्रोही सैनिकों का जो नेतृत्व बाद में लोगों ने किया, नेतृत्व भले ही जिनकी ज़मींदारी चल गई, जिनकी भाई नवाबी चल गई, जिनकी सत्ता चल गई, वही नेतृत्व किया जाता है। लेकिन उस नेतृत्व करने के और इस सोल्जर्स के अलावा आम लोगों का भी सपोर्ट तो इनको रहा ही रहा है। तो इसको सिर्फ एक सिपाही विद्रोह करना। लेकिन अब आपको क्वेश्चन के ख्याल से, छोड़िए इन सारी बातों को, अब क्वेश्चन के ख्याल से 1857 के विद्रोह में क्या आपको याद करना होगा, जो मेन चैप्टर में जब पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ना होगा कि एक तो विद्रोह का कारण, दूसरा कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, ठीक है, इस विद्रोह के प्रमुख स्थान और किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, और वैसे स्थान पर विद्रोह को किस अंग्रेज ऑफिसर ने दबाया या अंतिम रूप से उसको समाप्त किया, ठीक है, या कुचला, जो कहो। तो विद्रोह के नेता, अलग अलग स्थान पर 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले का नाम और संबंधित अंग्रेज ऑफिसर का नाम, ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है, इसके बाद का याद रखना है कि
कि साहब इस विद्रोह के नेचर के संबंध में, ठीक है, इस विद्रोह के लिए अलग अलग विद्वानों ने क्या स्टेटमेंट दिया है, किसने इसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने इसको मात्र सिपाही विद्रोह कहा, ठीक है, तो एक षड्यंत्र कहा। ये सब स्टेटमेंट जो है अलग अलग स्कॉलर का अबाउट द रेवोल्यूशन, तो स्टेटमेंट्स अबाउट द रेवोल्यूशन या स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रिवॉल्यूशन और कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो भी इस पर स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट। तो 3 बातें याद करनी, अगर 4 बातें कह लीजिए, ठीक है, और सर लोग लिखवाए भी होंगे या फिर पढ़ाएंगे तो बताएंगे लोग। इसमें क्या याद करना है? पहला, 1857 के विद्रोह से संबंधित आरंभिक जो घटनाएं हैं, ठीक है, तो भाई बैरकपुर की घटना, मेरठ की घटना, ये आरंभिक घटना, ठीक है। फिर क्या करना है कि कौन कौन स्थान पर विद्रोह, यानी 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थान, और उस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता का नाम, और उससे रिलेटेड उसको सप्रेस करने, उसको दबाने, उसको समाप्त करने में जिस अंग्रेज ऑफिसर की भूमिका हुई वो। और फिर क्या याद करने के लिए हमने बताया, इस विद्रोह से संबंधित विभिन्न विद्वानों का स्टेटमेंट। इतना एक 1857 के विद्रोह के लिए आपका जहाँ से क्वेश्चन रहता है, तो ये आप कर लोगे। अब बात है, हम लोग चूँकि पढ़ने आए हैं बिहार, 1857 का विद्रोह और बिहार, तो बिहार के बारे में आप जब 1857 के विद्रोह के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिर्फ ये जो बिहार हमारा है आज, इतना ही नहीं, थोड़ा सा झारखंड को भी पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में 1857 के विद्रोह से संबंधित जो बातें करेंगे, उसमें पहली बात कि भाई वो देवघर में जो रोहिणी जगह है, रोहिणी गांव, वहाँ पर अंग्रेज़ों की एक बटालियन, अंग्रेजी फोर्स की एक बटालियन रहती थी। तो वहाँ ये विद्रोह कब हुआ वो मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो रोहिणी वाली घटना, देवघर के रोहिणी गांव की घटना जो इस विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद की बात जो होगा तो फिर भाई वो जून में होता है। फिर आप देखते हो कि जुलाई में वो 12 जून की घटना है रोहिणी वाला, और उसके बाद देखते हो कि पटना एक भाई इसके लिए एक बड़ा मतलब कि एक केंद्र बन गया। और पटना में एक घटना जो है वो पीर, जो आपका जो पीर अली का जो बात है उनकी घटना, जिनको फांसी पर, यहाँ पर जो टेलर कमिश्नर था वो फांसी पर लटकाया, ठीक है। लेकिन उसमें डेट में थोड़ा सा वेग आता है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है। और पीर अली ने एक अंग्रेज का जो अफीम व्यापार का जो एजेंट था लॉयल, उसको इन लोगों ने मार डाला था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर पीर अली और उनके समर्थकों को कहीं 12 कहीं 16 लिखता है, तो वो 12-16 ऐसा करके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। उन लोगों को फिर यहाँ का जो कमिश्नर था विलियम टेलर, वो फांसी पर दे देता है। ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की बात हो जाती है मोटा मोटी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद क्या होता है कि फिर आपको आप देखते हो दानापुर में फिर दानापुर कैंट से फिर विद्रोह होता है, और उसमें आप दानापुर कैंट से विद्रोह होता है जिसमें आपको वहाँ के लोग जो, हाँ, अब इस विद्रोह का एक बड़ा नाम हमारा क्या है भाई, बीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो बीर कुंवर सिंह वाली जो घटना है वो 25 जुलाई को दानापुर कैंटोनमेंट से सैनिकों का बगावत, सैनिक विद्रोह करते हैं और सैनिक यहाँ से कैंटोनमेंट से निकल जाते हैं। और 25 जुलाई को ही ऐसे, ये बहुत डेट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ते समय लगता है कि भाई डेट क्लियर हो जाए, लेकिन ये डेट से क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, जुलाई का बात है, ये पीर अली वाली घटना के बाद की बात है, ठीक है। तो 25 जुलाई को यहाँ भी और मुजफ्फरपुर में भी जो ब्रिटिश सैनिक थे वहाँ पर जो डिप्यूटेड थे या कैंप था, वहाँ भी विद्रोह होता है, ठीक है। और ये जो दानापुर वाले होते हैं, दानापुर से रेजिमेंट से, दानापुर के जो सैनिक होते हैं, ये वहाँ से निकल के आरा तरफ जाते हैं। और आरा में, अब इसका मतलब ये नहीं कि उन वैसे ही चल दिए होंगे, कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन होगा कि कुंवर सिंह उनको लीड करेंगे, ठीक है। और कुंवर सिंह एक छोटा सा मतलब कि एक ज़मींदार थे, जगदीशपुर जो आज भोजपुर जिला में पड़ेगा, वहाँ के ज़मींदार थे, ठीक है, वहाँ के शासक थे, समझ लीजिए। अब
चूँकि उनके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा होगा, ये सारी बातें तो हम किए नहीं हैं, क्योंकि कारण क्या था कि जो लोग, जैसे डलहौजी की हड़प नीति, 1857 के विद्रोह के पहले डलहौजी का काल था, ठीक है, 1857 के समय केनिंग था, तो डलहौजी का जो हड़प नीति था उससे बहुत से जो राजाओं का जो ये था एरिया था, वो बहुत तरह से वो बहाना बना बना के हड़पा। किसी को बोला कि भाई तुम्हारा कोई सक्सेसर नहीं है, किसी को बोला तुम्हारे पास लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, तो इस तरह से करके। और उस क्रम में छोटे छोटे भी जो शासक थे या छोटे छोटे जो बड़े ज़मींदार थे, उन पर भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लग गया था, ठीक है। तो बीर कुंवर सिंह भी ब्रिटिश व्यवस्था से असंतुष्ट हो चुके थे इस समय, और उन्होंने, अब जब एक माहौल बन रहा है ना, ये जुलाई की बात हो रही है, तो इसके पहले अगर आप 1857 के विद्रोह की चिनगारी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1857 के विद्रोह की चिनगारी तो भाई बैरकपुर से ही हो गई थी। और बैरकपुर की घटना आप देखते हो, मार्च की बात है, मंगल पांडे वाली जो बात है, ठीक है, वो सब घटना, तो बैरकपुर ये 29 मार्च की बात है। और फिर उनको फांसी हो जाती है, और बैरकपुर के बाद फिर मेरठ में इस तरह का विद्रोह होता है। तो अलग अलग जब ब्रिटिश कैंटोनमेंट से सोल्जर्स जब निकल रहे हैं, अब ये चिंगारी लग चुकी है, और जब ब्रिटिश कैंटोनमेंट से सोल्जर्स, तो इसी समय जिन लोगों की रियासत या तो छिना गया था, या जिन लोगों के रियासत बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लग गया था, जिनका पावर एक तरह से मतलब कि बहुत हद तक सीज हो गया था, ठीक है, तो ये असंतुष्ट थे। मैं बता रहा हूँ, असंतोष तो हर स्तर पर था। कृषक भी तो बहुत खुश नहीं थे, लेकिन जो शासक थे, जमींदार थे, जिनके बल पर, हाँ कुछ शासक, कुछ जमींदारों ने तो सपोर्ट भी किया अंग्रेजों का, लेकिन जिन पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था, ठीक है, जो इस व्यवस्था से अब त्रस्त थे, ठीक है। तो और कुछ अपना नेशनलिज्म का भी बात होगा, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ अपने चीज़ उनका अपनी स्थिति खराब हो रही थी इसलिए। तो ये लोग जिन्होंने भी लीड किया, उनमें राष्ट्रवाद की तो भावना रही होगी, मातृभूमि की रक्षा की भावना तो रही ही होगी। तो इन लोगों को लगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ट्रेंड सोल्जर्स जो हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, अगर इनको लीड कर दिया जाए तो परिणाम कुछ हो सकता है। और कुंवर सिंह यहाँ पर लीड करने के लिए तैयार थे, और दानापुर कैंटोनमेंट से सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। ये 25 जुलाई, क्योंकि दानापुर से आरा की बहुत कुछ दूरी नहीं है, आरा के बगल में ही जगदीशपुर। तो कुंवर सिंह इनको नेतृत्व प्रदान करते हैं। फिर इसके खिलाफ में फिर ये लोग आरा पर कब्जा भी हो जाता है, और फिर इनके खिलाफ में फिर वहाँ से आर्मी का एक दूसरा ट्रूप्स आता है, जिसके साथ लड़ाई होती है, और उसमें कुंवर सिंह की ही जीत होती है। इसके बाद फिर से जब दोबारा अभियान यहाँ आता है, जब अब कुंवर सिंह का आरा पर अधिकार भी हो जाता है, आरा पर उनका पैरेलल गवर्नमेंट भी हो जाती है वहाँ पर, ठीक है, तब फिर बाद में जब दूसरा अभियान यहाँ होता है, तो उसमें कुंवर सिंह एक तरह से वो लड़ते लड़ते और अंग्रेजी व्यवस्था के सामने वो थोड़ा मजबूर होते हैं, और इस स्थिति में वो सरेंडर नहीं करते हैं। फिर वो यहाँ से निकलते हुए, रोहतास होते हुए, ये फिर कहाँ निकलते हैं, ये फिर निकल जाते हैं, आपको यूपी में चले जाते हैं। और यूपी में देख रहे हो, यूपी 1857 के विद्रोह का वहाँ पर केंद्र था, चाहे वो आपको लखनऊ हो या इलाहाबाद हो या आपको बरेली हो, तो यहाँ अलग अलग नेतृत्व था। और वहाँ जब ये जानते हैं, लखनऊ का जो वहाँ अवध के नवाब का गद्दी जो लखनऊ था, जहाँ पर बेगम हजरत महल और फिर उनका बेटा को बनाया गया था नवाब विरदिस कादिर, तो वहाँ जब जाते हैं तो लखनऊ का जो नवाब या अवध का जो नवाब होता है, वो कुंवर सिंह को बोलता है कि आप आजमगढ़ किला आपको हम किलादार के रूप में, किला के अधिकारी के रूप में आपको हम ऑथराइज करते हैं। फिर ये आजमगढ़ किला को जीतने के लिए जाते हैं, वहाँ अंग्रेज़ों को हराते हैं। फिर वहाँ से निकलते समय फिर एक अतरौली करके एक जगह है, वहाँ पर फिर अंग्रेज़ों को हराते हैं। फिर उसके बाद वो गाजीपुर के पास से फिर गंगा क्रॉस करते हैं, और उसी समय डगलस जो था वो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, इनके पीछे लगता है, और उसमें गंगा पार करते समय वो घायल होते हैं,
और उसके बाद वो फिर जगदीशपुर पहुंचते हैं और अंतिम में 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह को फिर अंग्रेज़ों के साथ एक फाइनल उनकी लड़ाई होती है, जिसमें कुंवर सिंह बड़ी वीरता के साथ लड़ते हैं। और उसके बाद उसके 2-3 दिन के बाद फिर कुंवर सिंह की मृत्यु होती है, जिसको अब बहुत से किताबों में 26 अप्रैल वो तिथि के रूप में दिया जा रहा है। तो कुंवर सिंह का अंतिम जगदीशपुर में जो लड़ाई 23 अप्रैल को, जिसको विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और फिर आपको 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है, 26 अप्रैल 1858 को। तो कुंवर सिंह का जो संघर्ष है वो डायरेक्ट जो उनका संघर्ष अंग्रेज़ों के साथ देखते हो तो 25 जुलाई 1857 से लेकर के 23 अप्रैल 1858 तक, तो जुलाई से अप्रैल तक, तो भाई अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, यानी 9 महीना कम से कम इनका, 9 महीना का इनका एकदम मतलब प्रत्येक दिन का अंग्रेज़ों के साथ इनकी लड़ाई होती है। तो ये तो भाई मतलब कि एक ग्रेट हीरो ऑफ द रिवोल्ट के रूप में कुंवर सिंह को जाना जाता है। और एज उनका देखोगे, एज उनका 80 वर्ष का एज उस समय हो चुका था, ठीक है, क्योंकि कुंवर सिंह का जो जन्म है यह 1857 और उधर आप करो तो हमको लगता है 1777 में इनका जन्म था। तो एग्जैक्ट 80-81 वर्ष का उनका उम्र उस समय हुआ था और उस वीरता के साथ वो लड़ते हो, तो वो भाई चलो ठीक है। अब हमारे पास फैक्ट क्या होगा जो क्वेश्चन के ख्याल से होगा, तो जो हमने बताया कि भाई यहाँ से 25 जुलाई 1857 को दानापुर कैंटोनमेंट से सोल्जर्स निकल के कुंवर सिंह से मिले, ठीक है। फिर कुंवर सिंह को हराने के लिए कौन गया और वो कुंवर सिंह से हार गया तो उसका नाम, फिर दोबारा आरा पर अधिकार करने के लिए कौन ऑफिसर गया उसका नाम, ठीक है। फिर कुंवर सिंह जब आजमगढ़ के किला पर अधिकार करते हैं तो उस समय उनसे लड़ने के लिए कौन गया उसका नाम। फिर आपको कुंवर सिंह जब अतरौली जो जगह बताया वहाँ पर किस अंग्रेज ऑफिसर उनसे लड़ा उसका नाम। फिर कुंवर सिंह जब नदी पार कर रहे थे उस समय कौन ऑफिसर था उसका नाम। और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पर किस ऑफिसर के किस में ब्रिटिश ऑफिसर के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था और उसका नाम। ये सारे जो अंग्रेज ऑफिसर्स के नाम हैं वो आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से ये पढ़ना है हमको। अब कुंवर सिंह के बारे में जहाँ तक रहा, तो जब हम पर्सनालिटी का पढ़ेंगे कि बिहार के इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व, तो उसमें कुंवर सिंह को भी पढ़ लेंगे। वहाँ पर पढ़ेंगे भाई कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था, उनका रियासत तो जगदीशपुर भोजपुर जान ही रहे हो, और थोड़ी बातें कि भाई कुंवर सिंह का वंश कौन था, ठीक है। तो ये सारे बातें तो फिर हम व्यक्तित्व का जब बात करेंगे तो वहाँ पर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व का बात करेंगे। यहाँ कुंवर सिंह का रोल इन 1857 उससे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब रहा बिहार में, तो बिहार में और बात क्या करेंगे, एक रोहिणी वाली बात करेंगे, फिर भाई मुजफ्फरपुर और यहाँ के कैंटोनमेंट में जो विद्रोह हुआ वो बात जानेंगे। रोहिणी वाले के बाद हम लोग पहले बात क्या करेंगे, पीर अली वाला बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये मुजफ्फरपुर और दानापुर वाली जो बात हुई वो, और उसके बाद कुंवर सिंह की घटना वाली बात हो जाए। इसके अतिरिक्त बिहार से संदर्भित 1857 से संबंधित बिहार के संदर्भ में जो बातें हैं वो ये होंगी कि कुछ और बातें, तो भाई जो झारखंड क्षेत्र में भी 1857 के विद्रोह का प्रभाव रहा था। आप अभी अब रोहिणी वाला भी बात किए तो भाई तो अब तो झारखंड में ही है। इसके बाद कुछ और भी झारखंड क्षेत्र में कुछ हमारे लीडर्स हुए वहाँ पर, वो भी किसी न किसी राज्य के शासक थे, तो उनसे संबंधित, और उनको अंग्रेज़ों ने फांसी वहाँ पर दिया, तो उनसे संबंधित जो बातें हैं, ठीक है, चाहे वो टिकैत उमराव हों या फिर सेखो बिहारी हों, तो वो नीलांबर पीताम्बर हो गए, तो ये पर्सनालिटी झारखंड क्षेत्र में है। तो मैं थोड़ा एडिशनल में बहुत सी चीज़ में एक बिहार 1857 के बिहार तो उसको लोग टच नहीं करता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उन पर्सनालिटी को भी हम लोग को यहाँ पर देख लेना होगा, और आज के PDF में वो होगा भी, हमने दिया था तो वो होगा, तो उसको भी। अब हम लोग करते क्या हैं, जो बातें हम बताए उसी
सिलसिले में जैसे लिखा हुआ है उस पर हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आपको वहाँ पर कुछ बातों को मार्क करके बताते जाएंगे। उसके पहले आप लोगों का थोड़ा कमेंट्स में देख ले रहा हूँ। हाँ, अक्षय कुमार का रोहिणी तो झारखंड में, एकदम झारखंड में है। पीर अली बुक सेलर थे, एकदम सही है। पीर अली के बारे में बात करेंगे। हाँ, बुक सेलर थे। आरा का जमींदार कुंवर सिंह, एकदम सही है। जगदीशपुर आप याद करोगे, आरा के बगल में जगदीशपुर है। संतोष, जगदीशपुर याद कीजिएगा। सर सबको लिखवा देते, हाँ अंकुर जी का है कि सबको लिखवा देते। लिखा हुआ बाबू मिलेगा अंकुर, अभी बात कर रहे हैं। शायद पहले क्लास अगर किए होंगे तो आप देखे भी होंगे, पीडीएफ के रूप में सब जाता है। ठीक है। नीतीश गुड इवनिंग सर। विवेक जी सर जी। और सर जी जो बताए स्टेटमेंट वाला वो करा दीजिए क्वेश्चन। हाँ विवेक, जो स्टेटमेंट का बात है, स्टेटमेंट को हमने टच नहीं किया है क्योंकि 1857 के विद्रोह से संबंधित जो सर लोग पढ़ाएंगे ना, जो आपका हिस्ट्री में आएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्या करें पूनम कुमारी, क्या करें पता नहीं ये क्या। पूनम क्या पूछना चाह रही हैं? पूनम कुछ पूछना है तो पूछिए। आपका क्वेश्चन हम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए। सर पीर अली को फांसी कब हुई? जुलाई में हुआ था। वो 12 जुलाई कहीं देता है कहीं, ठीक है, जुलाई में हुआ था। 12 जुलाई नहीं, सॉरी 7 जुलाई देता है। पूनम बताइए सर। पूनम बोल रही हैं बताइए सर। बता ही रहे हैं। आर्यन राज 3 अप्रैल को पीर अली, हाँ पीर अली का विद्रोह 3 अप्रैल को शुरू हुआ था, एकदम सही है। डेट पूनम डेट गलत, डेट पे वहाँ मत जाइए, वहाँ डेट अलग अलग आता है। लेकिन 3 क्या बताए हैं? 3 जुलाई, 3 अप्रैल नहीं, 3 अप्रैल नहीं, 3 अप्रैल नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे, वो सब आप लोग का यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखो यहाँ हमने क्या लिखा। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की वह घटना है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति का स्पष्ट सामूहिक प्रयास शुरू होता जान पड़ता है। यह क्रांति मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैल सकी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार का क्षेत्र 1857 की क्रांति के मुख्य क्षेत्रों में से था। बिहार में अनेक कारणों से ब्रिटानी शासन के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त था। हमने बताया अनेक कारणों से, उसको थोड़ा जल्दी में। 1857 की क्रांति के समय बिहार में पटना तथा उसके आसपास के क्षेत्र बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। अब मैं शॉर्ट में बता दूं, पहले भी मैं बताया, बहावी आंदोलन का भी प्रभाव 1857 के क्रांति पर, ये सपोर्टिव प्रभाव के रूप में, क्योंकि बहावी के जो समर्थक थे, ठीक है, बहावी का उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का उद्देश्य था फिर से इस्लामिक शासन की स्थापना। और इस्लामिक शासन की स्थापना तो भाई आपको उसमें रोड़ा कौन डाला है? अंग्रेज। तो बहावियों का लड़ाई किससे था? अंग्रेजों से। तो अब बहावी को क्या लग रहा है, बहावी मूवमेंट के जो लोग भी थे उनको क्या लग रहा है कि अब तो अच्छा मौका है। मान लो ब्रिटिश आर्मी में आक्रोश है और इंडियन सोल्जर्स रिवोल्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है। अगर हम भी अगर सपोर्ट कर दें ऐसे सोल्जर्स को तो वो स्थिति बनेगी। इसलिए ये सपोर्ट मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर्स के रूप में आया। और हिंदू मुस्लिम का भी यहाँ पर जो एक तरह से यूनिटी की बात दिखती है, तो बहावी भी 1857 के। अब उसके रूट कॉज में तो कोई जा नहीं रहा है कि भाई बहावियों का उद्देश्य क्या था, उसके कॉज में तो जा नहीं रहा है। ठीक है, बहावियों का उद्देश्य था फिर से इस्लामिक शासन की स्थापना। तो हमारे यहाँ तो पहले से इस्लामिक शासन थी ही, तो हम तो किसी दूसरे, तो यहाँ पर काउंटर में कौन आ गया? अंग्रेज। इसलिए बहावी मूवमेंट भी इसके सपोर्टिव फैक्टर्स के रूप में दिखता है। ठीक है। और बहावियों पर अंग्रेज काफ़ी कठोर हो गए थे, तो भाई ये इस पे तो बात बनती है, ये फैक्टर्स के रूप में दिखता है। आप इसको पढ़ोगे। ब्रिटिश काल में बिहार के कृषकों, अब यहाँ पर हमने दिखाया कि साहब ब्रिटिश काल में बिहार में जो किसान थे, जो शिल्पकार थे, ठीक है, आर्टिसियंस थे, पीजेंट्स थे, ये भी मतलब कि अच्छे स्थिति में नहीं थे। किसान क्यों? क्योंकि भाई टैक्स ज़्यादा था, टैक्स की वसूली एकदम टाइम से हो जाता था, जमींदारों का शोषण था, तो किसान भी त्रस्त थे इस व्यवस्था से। अब आर्टिसियंस की बात करते हैं, शिल्पकार का बात करते हैं। तो मेडिएवल काल में जो शिल्पकारों को एक संरक्षण मिलता था वो औरंगजेब के समय से भी खत्म हो गया था। ठीक है, फिर भी जो संरक्षण मिलता था, तो ये भी एक तरह से बेरोजगारी की स्थिति में आ गए थे। दूसरी बात कि साहब इनके व्यापार के कारण जो
मतलब कि हैंडमेड जो हमारा प्रोडक्ट होता था उसके लिए अब बाजार ख़त्म होते जा रहा था, क्योंकि अब उद्योग से फैक्ट्री का बना हुआ सामान होता था। ठीक है, मान लो वस्त्र का ही बात लेते हो तो अंग्रेज़ों का वो वस्त्र जो होता था सस्ता होता था, हम जो हाथ से बनाते थे उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था, टाइम ज़्यादा, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा भागती थी। तो इसलिए बेरोज़गारी, यानी जो लोग किसी शिल्प में दूसरे उद्योग में लगे उनकी भी बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई थी इस ब्रिटिश व्यवस्था के कारण। तो बिहार में रहने वाले वो लोग भी अंग्रेजी व्यवस्था से असंतुष्ट थे, और जब आप असंतुष्ट हैं, जिससे असंतुष्ट है उसके ऊपर कोई अगर मान लेते हैं कि उस पर कोई उसके खिलाफ कोई हो रहा है काम, तो आप उसको तो सपोर्ट कीजिएगा एक, ठीक है, चाहे खुल के कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, लेकिन आप मुरली तो आप उसको सपोर्ट में तो हैं। तो ये एक कारण के रूप में ऐसा दर्शाया गया, आप पढ़ेंगे तो आप उसको दिख जाएगा। और जो बोले हैं कि लिखवा दीजिए वो सब लिखा हुआ यहाँ पर है। ब्रिटिश शासन की उपस्थिति से मध्यकालीन व्यवस्था समाप्त हुई, जिस शिल्पकारों को मिलने वाली संरक्षण की परंपरा समाप्त हुई, वही सारी बातें हैं। ये कोई बहुत 1857 क्रांति के कुछ वर्ष पहले से सरकार की अनेक नीतियों ने बिहार के अधिकांश जमींदारों और बड़े भूस्वामियों को भी ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट कर दिया था। अतः 1857 की क्रांति के अवसर पर बिहार कैसे जमींदार और बड़े भू, अब देखिए, अब आपको लग रहा है कि साहब जो यहाँ से फैक्ट नहीं है तो कहे लिखे हुए हैं। 1857 के विद्रोह और बिहार पर आपके मेंस में क्वेश्चन रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ों को अगर पढ़ते हो, ये बिंदुवार दिया हुआ है, लेकिन इसको अगर फ्लो में आप लिखोगे जिस रूप से लिखता है तो आपका एक तरह से मेंस के राइटिंग में भी ये बहुत उपयोगी होगा। मेंस का राइटिंग तैयार हो जाएगा आपका उस क्वेश्चन का। इस उद्देश्य से हमने थोड़ा सा इसको लिखा है। बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी नामक गांव से हुई। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ 32वीं रेजिमेंट के, ब्रिटिश आर्मी के 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मल लेस्ली, ये नाम याद करोगे, और जो मतलब कि सेना में जो डॉक्टर होता है सर्जन डॉक्टर ग्रांट की हत्या इन लोगों ने कर दिया था। अब कौन किया था उन सैनिकों का नाम स्पष्ट रूप से अवेलेबल नहीं है, किनको मारा था ये नाम अवेलेबल है। 2 लोग यहाँ मारे गए, किंतु यह विद्रोह असफल रहा। तीनों भारतीय सैनिकों को 16 जून को मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है। तो भाई असफल रहा, असफल रहने का मतलब कि यहाँ पर उसको दबा दिया गया, लेकिन असफल कैसे रहा, ये आगे तक तो फिर इसी तरह की घटनाएं तो दूसरे जगह पर दूसरे रेजिमेंट को उद्धेलित कर रही थी, ठीक है। तो ये आपके बिहार स्पेशल के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपका होगा, ठीक है। अब आप देखोगे 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई उन्होंने अप्रैल लिख दिया था, 1857 को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई, ठीक है। पीर अली को इन्होंने बताया, पीर अली के बारे में भी हम चूँकि बोल रहे हैं पर्सनैलिटी में लिखेंगे, आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट। पीर अली क्या थे, बुक सेलर थे, किताब विक्रेता थे पटना में, ठीक है। तो भाई ये अंग्रेजों के, और कहीं ना कहीं ये भी बहावी आंदोलन से रहे होंगे, नहीं, क्योंकि भाई और इस तरह से अंग्रेजों के ये भी खिलाफ में थे, लेकिन ऐसे बहावी इनको कहना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हुए और इसके पीछे वो सूचना उचना देना, इन्होंने बहुत सा रोल अदा किया था। तो संघर्ष की शुरुआत हुई। इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापारी जो ब्रिटिश एजेंट लॉयल मारा गया। कौन मारा गया? पीर अली और उनके समर्थकों के हाथों, लॉयल। अंततः पटना के कमिश्नर टेलर, विलियम टेलर नाम था, कठोर कार्रवाई किया और पीर अली एवं उनके 16 अन्य को मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है। और आप जानते हो पटना में अगर हो तो आप जानते हो पीर अली पार्क है, नहीं, गांधी मैदान के बगल में पीर अली पार्क है, और ऐसा कहते हैं कि वहीं पर इन लोगों को फांसी दिया गया था, यानी जेल उल में नहीं, एक तरह से जेल के बाहर आम रूप से पब्लिकली इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मुजफ्फरपुर में इस विद्रोह की शुरुआत 25 जुलाई 1857 ईस्वी को हुई। यहाँ पर कुछ विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, लेकिन इसके बाद का यहाँ पर कोई खास इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। अब 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर सैन्य छावनी के विद्रोही सैनिकों ने जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनसे आ मिले। 30 जुलाई 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण तथा पटना जिला में मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी
मिलिट्री शासन लागू कर दिया, सैनिक शासन लागू कर दिया। तो ये इन जिलों का नाम है। और चूंकि आरा नहीं लिखा क्योंकि आरा में तो अब उनकी कार्रवाई ही चल रही है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति को अनेक व्यक्तियों ने अपने स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया, परंतु बिहार से इस क्रांति के महान नेता एवं सेनानायक वीर कुंवर सिंह हुए। 1857 क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद के जगदीशपुर गांव में। पहले जिला क्या था? शाहाबाद, ठीक है, उसमें जिला का शाहाबाद। अब ये वर्तमान में ये किस जिला में पड़ेगा? जगदीशपुर, भोजपुर जिला में। भोजपुर, बिहार के भोजपुर जिला में जगदीशपुर। जमींदार परिवार में हुआ था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी शाहाबाद पहुंचकर वीर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया। पटना का कमिश्नर विलियम टेलर ने वीर कुंवर सिंह को पटना आकर मिलने का निमंत्रण दिया, लेकिन कुंवर सिंह ने पटना न आने का निर्णय किया क्योंकि जानते थे कि अंग्रेज सब धोखा देता है। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। दुर्ग यानी अपना फोर्ट की मरम्मत करवाई, साथ ही साथ 10,000 देशभक्त सैनिकों को एकत्रित किया। तो भाई उतने बड़ा तो ये जमींदार थे नहीं, लेकिन आम लोग भी इनको सपोर्ट किया। तब 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के साथ उनके भाई अमर सिंह, रथभंजन सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह सब लोग इन लोग उनके परिवार के थे तथा शाहाबाद के 4 अन्य जमींदारों ने भी इनका साथ दिया। कुंवर सिंह ने अपने सहयोगियों एवं सैनिकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की। चलिए आगे आते हैं तेजी में। कुंवर सिंह ने अपने पहले आक्रमण के रूप में आरा को ब्रिटिश सैनिकों के हाथ से मुक्त कराने का प्रयास किया, परंतु अपने इस प्रथम आक्रमण में सफल नहीं हो सके। कुंवर सिंह ने आरा पर दूसरा आक्रमण किया और इस बार उन्होंने आरा शहर को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराकर उस पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार करने के क्रम में अनुशासन बनाए रखा और एक भी अंग्रेजों की वहां जो उनसे लड़ने आया उसकी अलग बात है, आम अंग्रेज ऑफिशियल जो आरा में रहते थे उसमें एक की भी हत्या नहीं की गई थी। ठीक है, दानापुर से 500 यूरोपीय और भारतीय सैनिकों की एक फौज कैप्टन डनवर आरा पहुंचा, जिसको कुंवर सिंह ने हरा दिया। ठीक है, और उसमें उसके बाद में मृत्यु भी होती है। 30 जुलाई 1857 ईस्वी को संघर्ष में कुंवर सिंह पर पुनः विजयी रहे। इस जीत ने जनता को, ठीक है, तो डनवर को इन्होंने हरा दिया। फिर इसके बाद मेजर विंसेंट आयर 2-3 अगस्त 1857 को आरा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर। अब फिर यहाँ पर कौन या डनवर हार गया और विंसेंट आयर फिर आता है अगस्त में। ठीक है, और इसके बाद जो होता है कि कुंवर सिंह यहाँ से निकलते हैं। 2 अगस्त 1857 को मेजर आयर के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना आरा के बीबीगंज के निकट, आरा के निकट एक जगह है, कुंवर सिंह की सेना से टकराई थी। आरा में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सिपाहियों जनता ने आरा हाउस को 27 जुलाई 1857 से 3 अगस्त तक आरा हाउस, जैसे अंग्रेजों का जो कैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑफिसर्स का डक बंगलो होता है, तो जो आरा हाउस अंग्रेजों का एक रेस्ट हाउस टाइप का था या गेस्ट हाउस टाइप का था, उस पर कब्जा रखा गया था 27 जुलाई से 3 अगस्त तक। इसके बाद कुंवर सिंह को इस एरिया से निकलना पड़ा। ठीक है, और कहाँ पहुँचते हैं? फिर उत्तर प्रदेश वाले एरिया में पहुँचते हैं। अब वहाँ पर सब दिया हुआ है, फिर वो कब कहाँ पहुँचे। आयर वहाँ भी उनका पीछा करते हुए आया, जिसके महल जला दिया। कुंवर सिंह जगदीशपुर से निकलने में कामयाब रहे और सासाराम होते हुए रोहतास गए। रोहतास में कुंवर सिंह ने रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक आ मिले। इन सैनिकों को साथ लेकर कुंवर सिंह फिर लगता, और एक कहाँ से? रामगढ़ कहाँ है? ये झारखंड वाला रामगढ़। ठीक है, तो ये सब देखोगे। मैं थोड़ा तेज इसलिए हो रहा हूँ कि आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी है, थोड़ा सा हम समझाने में टाइम ले लिए थे, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है और फिर अगर दिक्कत होगी तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को, मैं फिर से कराएंगे। कुंवर सिंह ने नाना साहब अब कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, ये क्रम में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, वीरता सबको प्रभावित। फिर आजमगढ़ जाने के क्रम में कुंवर सिंह को अली करीम और उसके 300 सैनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, घाघरा नदी के तट पर 18 सैनिकों के साथ कुंवर सिंह का भतीजा मिला। कंपनी के अधिकारियों ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ पहुंचने से रोकने की भरपूर कोशिश किया, परंतु कुंवर सिंह सामरिक कुशलता यानी लड़ाई की कुशलता आजमगढ़ पर अधिकार करने के क्रम में अतरौली के मैदान में 22 मार्च 1858 ईस्वी को कर्नल मिलमैन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के साथ कुंवर सिंह का भीषण संघर्ष हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर जहाँ भी जगह का नाम होगा और डेट मिलेगा उसको याद कीजिएगा, और कौन अंग्रेज ऑफिसर का नाम है वो याद कीजिएगा। ठीक है,
फिर वो हारता है तो फिर यहाँ पर लखनऊ से लूगार्ड को और इलाहाबाद से कॉक को, या कहीं काके लिखता है, कॉक को, और लखनऊ से लूगार्ड को फिर इनके लिए भेजा जाता है। और फिर ये आजमगढ़ पर अधिकार करते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर डगलस के नेतृत्व में सेना कुंवर सिंह का पीछा करती है और कुंवर सिंह पर इसी समय पीछा करते हैं। उनकी गिरफ्तारी, कुंवर सिंह की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आजमगढ़ से भागकर कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मनहारे गांव पहुंचते हैं। चूंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहां पर गांव वालों ने विजेता के रूप में इनका किया और यहीं से इन लोग नाव का व्यवस्था किया और फिर ये गंगा पार करके फिर बिहार आने के लिए। इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह नदी पार भागने में कामयाब रहे, किंतु हाथ में गोली लगने के कारण उन्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा। लेकिन यह पीछा कौन कर रहा था? डगलस। इसी अवस्था में कुंवर सिंह लोहा लेते हुए 23 अप्रैल 1858 को अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे। कहीं कहीं 2200 दे देगा, ठीक है। और जब पहुंचते हैं तो फिर यहाँ अंग्रेजों से उनकी लड़ाई होती है। कैप्टन ली ग्रैंड यहाँ पर फिर आकर के इनके पास, और उसके पहले डगलस से लड़ते हुए ये भागे थे और उनको गोली लगी थी, ठीक है। कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों का भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद जगदीशपुर पर अधिकार करने में इस युद्ध के बाद भी अंग्रेज जगदीशपुर पर अधिकार करने में असफल रहे और इसके बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इस चीज़ को कुंवर सिंह के जो छोटे भाई होते हैं अमर सिंह इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत दिनों तक फिर ऐसा स्थिति उनका नहीं बन पाता है। महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान दिए जाने के बाद इस क्षेत्र के विद्रोहियों ने हथियार डाल दिया। ये सब है। अब आप देखोगे कुंवर सिंह के बारे में थोड़ी बहुत कुछ लिखा हुआ है और आप आओगे कि हमने जो बताया था कि झारखंड क्षेत्र के कुछ पर्सनालिटी, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, ठीक है। तो ये कहाँ के थे? जन्म नहीं याद करना है, किस क्षेत्र के थे, रांची, और किस क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और फिर इनको अंग्रेजों ने कहाँ पर फांसी दे दिया, ठीक है। तो रांची के जिला स्कूल के सामने इनको पेड़ से लटका के फांसी दी। उन्हीं के ये जो दीवान थे पांडे गणपत राय, जो उनके साथ थे, और अंग्रेजों ने इनको भी दूसरे मतलब अलग डेट में इनको भी वहीं पर जहाँ ठाकुर विश्वनाथ को फांसी दी गई थी वहीं उनको भी लटका करके फांसी दे दिया। तो ये बहुत डेट भी नहीं, आप ज़्यादा कहाँ पर, लेकिन चूंकि लिखने के क्रम में हमने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज़ का डेट आपको याद करना है, ठीक है। इनको 21 अप्रैल को फांसी दिया, जबकि 16 अप्रैल को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया था। फिर उसी तरह से टिकैत उमराव, तो ये भाई झारखंड में विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किए थे और इनको फिर कहाँ फांसी दी गई थी? टैगोर हिल, रांची में टैगोर हिल है, वहाँ पर इनको फांसी दी गई थी। और शेख भिखारी फिर और ये टिकैत उमराव के दीवान थे, मतलब एक राजा एक दीवान उधर, एक राजा एक दीवान ये, और इन लोगों को भी टैगोर हिल के पास, इनको भी टैगोर हिल के पास फांसी दिया गया। फिर नीलांबर पीतांबर, ये दो भाई थे, ठीक है। और ये लोग कोई राजा उजा थे नहीं, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस समय विरोध किया और 1857 के विद्रोह को यहाँ बढ़ाया, ठीक है। और इनको पलामू में इनको फांसी दे दिया गया था। एक आम के वृक्ष से लटका के सार्वजनिक रूप से लेसीगंज पलामू में होगा, वहाँ पर इनको फांसी दे दी गई। लेसीगंज ब्लॉक है पलामू का, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, एक मिनट सॉरी, पलामू जिला में, ठीक है। लेसीगंज उसी जिला का ब्लॉक है, वहीं पर इनको, तो वो जगह भी याद रखना। फिर एक अर्जुन सिंह थे, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र के पोरहाट के राजा थे। पोरहाट हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो वहाँ पर इन लोगों का एक सिंबॉलिक राज्य अभी भी चल रहा था उस समय, और बंदी बनाकर वाराणसी भेज दिया और इनको वाराणसी भेज दिया था, ठीक है। और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई।
मतलब जेल में भेज दिया और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमने क्या कहा कि भाई हम पढ़ रहे 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ बात बताया कि क्या भाई इम्पोर्टेंट है। फिर हम बिहार के संदर्भ में 1857 के विद्रोह की में क्या क्या हमको याद करना है। रोहिणी वाला घटना याद करना है, पीर अली को याद करो, दानापुर और मुजफ्फरपुर कैंप में जो रिवोल्ट हुआ वो जानो, दानापुर के जो सैनिक थे जाके कुंवर सिंह से मिले। अब कुंवर सिंह पर कार्रवाई हुई, ठीक है। तो कुंवर सिंह पर कार्रवाई पहले होती है तो जिसमें कुंवर सिंह आरा पर अधिकार कर लेते हैं। वहाँ पर जो अंग्रेज ऑफिसर जाता है वो हार जाता है डनवर, और उसके बाद फिर आयर आता है, फिर वो कब्जा कर लेता है। फिर कुंवर सिंह को यहाँ से जगदीशपुर, फिर आरा से जगदीशपुर, जगदीशपुर से फिर सासाराम और रोहतास होते फिर यूपी में जाते हैं। यूपी में लखनऊ का नवाब जो होता है वो उनको रामगढ़ किला सौंपता है। वो रामगढ़ किला पर अधिकार करने के लिए जब जाते हैं तो उनको वहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है। लेकिन किला पर अधिकार करते हैं। फिर अंग्रेज जब वहाँ से कॉक और डगलस को भेजता है, कॉक को भेजता है, तो वहाँ पर फिर कुंवर सिंह रामगढ़ किले से बड़ा छिप करके निकल जाते हैं। और निकलते हुए फिर वो आपको गाजीपुर होते फिर वो बिहार के लिए लौटते हैं। तो उस समय उनको किससे लड़ाई हुआ वो याद करना है, कौन अंग्रेज ऑफिसर था। और फिर 23 अप्रैल को वो फिर पहुंचते हैं जगदीशपुर, वहाँ फिर कौन अंग्रेज ऑफिसर वहाँ इनसे टकराता है वो याद करना है। और फिर 26 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु होती है। और उसके बाद उनके इस लड़ाई को अमर सिंह जो उनके छोटे भाई थे वो आगे तक कुछ दिनों तक जारी रखते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हैं 1857 के विद्रोह के जो बिहार से संबंधित फैक्ट्स हैं। तो वो आपको यहाँ पढ़ लेना है। आपने कहा लिख के दीजिए, ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। और इसमें नहीं समझने वाली तो कोई बात है नहीं। और बहुत से डेट उट में थोड़ा बहुत अलग अलग किताब में अलग अलग, तो जो कंक्लूजन के रूप में हो सकता है वो यहाँ अरेंज्ड है। इसके चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़ेंगे। हाँ, 1857 के विद्रोह टाइटल, 1857 की क्रांति टाइटल के तहत और आपको मेन चैप्टर में क्या पढ़ना है, जब सर लोग पढ़ाए होंगे तो वहाँ बताएंगे या पढ़ाएंगे, या फिर मैं आपको समझा दिया कि क्या पढ़ना है। तो विद्रोह से संबंध आरंभिक घटना यानी बैरकपुर और मेरठ, और उसके बाद 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख स्थान और वहाँ पर नेतृत्व करने वाले नेता का नाम और अंग्रेज ऑफिसर जिसने उसको दबाया वो, और 1857 के विद्रोह से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो आपको याद करना है, ठीक है। तो वो कर लीजिएगा। और साथ साथ बिहार के संदर्भ में जो बातें हैं वो हमने बताया। अब इसके बाद हम लोग 1857 के बाद फिर हम लोग टॉपिक अपना डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो और आपको जैसे मान लेते हैं कि 1857 के बाद सीधे हम लोग आएंगे तो उसमें टॉपिक हम लोग का हो जाएगा 1857 के बाद का टॉपिक जो है किताब में भी है हमारा, और उसमें हम लोग आ जाएंगे जैसे खिलाफत मूवमेंट आ जाएंगे, या फिर उसके पहले हम लोग होमरूल आंदोलन भी आ सकता है। होमरूल आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, होमरूल आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, ये दो टॉपिक इसके बाद के होंगे। होमरूल आंदोलन, तो होमरूल आंदोलन क्या है वो तो आप जान रहे हो, यानी तो उसमें हम बता देंगे। और होमरूल आंदोलन से संबंधित मैंने बिहार में होमरूल आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा ये, फिर चंपारण सत्याग्रह तो बिहार का ही है तो उसको, और उसके बाद हम लोग आएंगे अपना खिलाफत आंदोलन देख लेंगे, ठीक है। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रभाव, और उसके बाद असहयोग आंदोलन। जल्दी करना हो तो दो दो टॉपिक को हम लोग एक एक दिन में डिस्कस कर लेंगे, मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको बता लेंगे, ठीक है। हम उसकी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री में अब जो टॉपिक बचा है उसको करके और फिर हम लोग ज्योग्राफी पर आएंगे।